जय हिंद प्यारे बच्चों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ई विद यू पर। सबसे पहले तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपनी पहली कविता, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लास 10th के एग्ज़ाम्स के लिए। किस एग्ज़ाम के लिए? क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए। और इस कविता, इस पोइम का नाम बेटा आप लोगों ने क्लास में पढ़ा भी होगा, एक तरीके से रिवीजन कर लीजिए इसका आप। इसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। क्या नाम है? डस्ट ऑफ स्नो। जी हाँ। और इसके अगर पोइट की बात की जाए तो इस कविता का पोइट कोई और नहीं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए बेटा, समझिए। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट है, हैज गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। इस कविता के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो ये कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं समझिए। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब वो रास्ते में है, यूं कहें कि घर से निकले हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति, एक ये रहा पेड़, और ये पेड़ किसका है? हेमलॉक का। ठीक, मान लीजिए हेमलॉक ट्री है, और ये रहा रास्ता, और इस रास्ते में ये कोई और नहीं, ये प्यारे बच्चों हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक, क्या हो रहा है कि जैसे एक क्रो आकर बैठ रहा है या यूं कहें कि उठकर जा रहा है, तो उस कंडीशन में उस पेड़ पर पड़ी हुई जो स्नोफ्लेक्स हैं, क्या हैं? स्नोफ्लेक्स, या यूं कहें कि स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ये जो है, ये मान लीजिए कोई ऐसी जगह की कविता है जहां पर बर्फ गिर रही है या यूं कहें स्नोफॉल हो रहा है, तो वहां पर कवि एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, उसी समय एक क्रो आकर वहां बैठता है, यूं कहें कि वहां से उड़ता है, तो उस कंडीशन में जो छोटे छोटे से डस्ट ऑफ स्नो है, बर्फ के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, वो किसके ऊपर आकर गिरते हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर, या यूं कहें कि कवि के ऊपर। तो कवि जो है वो जॉय और हैप्पी मूड में आ जाता है। किस में आ जाता है? हैप्पी मूड में। देखो, पूरी कहानी, पूरी कविता की स्टोरी यूं कहें कि यही है। अब इसको कवि किस तरीके से कह रहा है वो समझना होगा। कवि क्या कहते हैं, सुनिए अब। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जब मैं रास्ते से जा रहा था या गुजर रहा था या यूं कहें कि बैठा हुआ था, तब एक क्रो ने मेरे ऊपर हेमलॉक के पेड़ से कुछ डस्ट ऑफ स्नो गिराए। उसके उड़ने से या उसके बैठने से कुछ डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर, कवि कहता है कि गिरे, या यूं कहें कि स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो क्या होते हैं? मेरे ऊपर गिरते हैं। फिर क्या होता है? हैज गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। वो कहते हैं कि मेरा जो आगे का समय था, जो मैं बर्बाद करने जा रहा था, वो बदल जाता है या वो चेंज हो जाता है उन स्मॉल पार्टिकल्स की वजह से, और क्या होता है कि मेरा सैड मूड हैप्पी मूड में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए कवि या कोई भी व्यक्ति, जैसे आप भी हैं, घर से कभी टेंशनाइज निकलते हैं, डिप्रेस्ड निकलते हैं, टेंशन में निकलते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग टेंशन में होते हैं। कोई अगर मिल जाए रास्ते में राहगीर या कोई भी व्यक्ति या छोटे बच्चे या कुछ पटाखे वटाखे, आजकल तो दिवाली का समय है, कोई पटाखा चला रहा हो, तो हम लोगों का मूड क्या होगा? उस चीज को भूलकर नई चीज में लग जाएगा। तो वैसा ही उनके साथ हुआ कि वो घर से बहुत टेंशनाइज थे, सैड थे जब वो निकलते हैं, लेकिन रास्ते में जब वो हेमलॉक ट्री के पास से गुजरते हैं, बेटा बहुत ध्यान समझिएगा, यहां हेमलॉक ट्री कोई और ट्री नहीं, बल्कि इसको एक पॉइजनस ट्री कहा गया है। हेमलॉक का पेड़ जो है वो पॉइजनस है, जहरीला है। उस पे सफेद कलर के व्हाइट फ्लावर्स आते हैं। क्या आते हैं? व्हाइट फ्लावर्स। समझ में आ गया? ये खासियत किसकी है? हेमलॉक के पेड़ की। और कवि की खासियत क्या है कि कवि टेंशन में था। ठीक, और कौवे की खासियत क्या है कि जो क्रो होता है उसको भी अच्छा पक्षी नहीं माना जाता है। उसकी जो वॉइस है वो बहुत हार्ड या हार्श मानी जाती है। इसके साथ उसकी आवाज़ पसंद नहीं की जाती है। और कौवे को भी एक ऐसा बर्ड माना गया है जो कि मनहूसियत के समय, या यूं कहें कि एक गलत तरीके से इसका यूज होता है, कोई पॉजिटिविटी में नहीं होता है। मोर है, हंस है, ये तो पॉजिटिविटी में आ जाते हैं, पर कौवा नहीं आता है। तो कवि क्या कह रहा है कि जब मैं रास्ते से गुजर रहा था
तो हैमलॉक के पेड़ से, जो कि मनहूसियत का पेड़ है या यूं कहे जहरीला पेड़ है, उस पर एक मनहूसियत पक्षी ने, मतलब जो कि अच्छा नहीं है, जो पसंद नहीं किया जाता है, उसने मेरे ऊपर क्या गिराया? स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट को गिराया, जिसकी वजह से जब डस्ट मेरे ऊपर गिरी, अब ये डस्ट किस चीज की है? छोटे छोटे कण किस चीज के हैं? किसके हैं? स्नो के। तो वो स्नो जब मेरे ऊपर गिर रही है तो मुझे इतना जॉय आ रहा है, इतना हैप्पीनेस आ रहा है कि मेरा मूड परिवर्तित हो जा रहा है। समझ में? यही चीज समझनी थी बेटा। अब देखिए क्या कह रहा है आगे, एक्सप्लेनेशन गौर समझ लेंगे एक बारी। कह रहा है द पोइट इज अपसेट। पोइट कैसा है? अपसेट है, टेंशनाइज्ड है, एंड सिटिंग अंडर द ट्री, हैमलॉक ट्री, और बैठा हुआ है पेड़ के नीचे। पेड़ का नाम क्या है? हैमलॉक। और ये कैसा पेड़ है? पॉइजनस पेड़ है, ठीक है। सडनली, अचानक से एक कौवा सिटिंग ऑन द ट्री, आकर बैठता है किसके ऊपर? पेड़ के ऊपर। और क्या करता है? शेक्स पार्टिकल्स, उसके बैठने की वजह से जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं स्नो के, छोटे छोटे स्नो के जो कण होते हैं, बर्फ के जो कण होते हैं, वो पेड़ से गिरते हैं किसके ऊपर? कवि के ऊपर। अब कवि के ऊपर जब वो गिर रहे हैं, क्या गिर रहे हैं? स्नो गिर रही है, तो उसकी वजह से द सॉफ्ट एंड कोल्ड, ठंडा और मुलायम जो उसका स्पर्श है, वो उसको क्या कर रहा है? चेंज, बदल दे रहा है, कवि का मूड बदल दे रहा है। फ्रॉम सैड, सैड मतलब दुख से खुशी की ओर, सैड से हैप्पी कर दे रहा है। ही स्टार्ट्स फीलिंग सूथिड, वह क्या होता है? अपने आप को शांत कराने लगता है। सूथिड का मतलब यहां पर जो मीनिंग आई है सूथिड, इसका मतलब शांत कराना, पैसिफाई, सिनोनिम्स होता है इसका। सिनोनिम्स क्या होता है? पैसिफाई, ठीक। एंड रिफ्रेश्ड, और ताजगी महसूस करने लगता है कवि। आगे कह रहा है इन दिस वे, इस तरीके से, अ सिंपल मोमेंट, ये छोटा सा पल, प्रूव्स मैंने सिद्ध करता है, टू बी वेरी सिग्निफिकेंट, कि छोटे पल से, मतलब ये पल छोटा सा था जिसने कि पूरे महत्व को बदल दिया और बहुत बड़ा प्रभाव डाला किसके ऊपर? कवि के ऊपर, और से बचा दिया द रेस्ट ऑफ डे, उसका आगे का समय जो वो बिताने जा रहा था। वो टेंशन में था, टेंशन में अगर वो रहता तो पूरा दिन खराब हो जाता, लेकिन जो पार्टिकल से स्नो के, उसने उसके समय को क्या किया? बचा दिया। फ्रॉम बीइंग वेस्टेड, जो कि बर्बाद होने जा रहा था, एंड हेल्प इन रिग्रेट, और उसे क्या हुआ? उसके पछतावे से उसकी मदद की। किसने? उस स्नो पार्टिकल्स ने। क्लियर? डन? आगे देखो प्यारे बच्चों, ये एक्सप्लेनेशन हो गई। अब हम जानेंगे सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया भी इसका यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन से पूछा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझिए, द पोएम एक्सप्रेस, ये कविता वर्णन करती है द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों के प्रभाव का, कि छोटी छोटी चीजों की क्या महत्व है, क्या प्रभाव है। इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, किस प्रकार से किसी व्यक्ति का ये एटीट्यूड बदल देते हैं, उसके माहौल को बदल देते हैं, सोच को बदल देते हैं। द पोइट एप्रिशिएट, जो कवि है वो प्रशंसा करता है, PRAISE, प्रेस मीन्स भी प्रशंसा करना होता है। द ब्यूटी ऑफ स्नोफ्लेक्स, जो बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनकी प्रशंसा करता है, उनकी सुंदरता की प्रशंसा करता है। विच चेंज, जो कि बदल देते हैं हिज मूड, उसके मूड को, उसके विचार को, एंड सेव्ड, और बचा देते हैं मैन, आदमी के प्रीसियस, मैंने कीमती मोमेंट्स, मैंने पलों को, जो आगे वो बर्बाद करने जा रहा होता है। फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, द क्रो शेक्स ऑफ द स्नो, कौवे की वजह से डस्ट कहां गिरती है? स्नो की, पोइट के ऊपर प्यारे बच्चों। फ्रॉम द हैमलॉक ट्री, और किससे गिरती है? हैमलॉक के पेड़ से। और हैमलॉक का पेड़ कैसा है? पॉइजनस। द सेम वे, इसी तरीके से वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस, इस तरीके से बेटा हम सब भी, कोई भी व्यक्ति अपने अंदर से दुख के विचार को इसी प्रकार से बाहर निकाल सकता है, जिस प्रकार से कवि ने, या कवि के जो गलत विचार थे, जो दुख था, वो बाहर निकल गया सिर्फ छोटे छोटे स्नोफ्लेक्स के गिरने से। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया क्लियर हुआ, इसको आप याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। पैसेज को हम लोग कर लेंगे स्टेंजाज रिलेटेड। ठीक, स्टेंजा वाइज स्टेंजा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीबीएसई के अंदर भी पूछे जाते हैं और यूपी बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। कोई भी बोर्ड हो उसके अंदर मोस्टली ये क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ध्यान समझिए, पहला स्टेंजा जो है द वे से लेके हैमलॉक ट्री तक, उसके जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो समझिए। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा और चौथा। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? तो बेटा डस्ट ऑफ स्नो रिफर्स टू द स्नोफ्लेक्स। डस्ट ऑफ स्नो मैंने बताया था स्नोफ्लेक्स हैं, या स्मॉल, इसको आप ये भी कह सकते हैं स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ये भी बेटा छोटे छोटे स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं स्नो के, उन्हें डस्ट ऑफ स्नो कहा जाता है। बेटा राइम स्कीम, मैं तुम्हें ये क्वेश्चन बता दे रहा हूं, ये हर किसी पे लग जाएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। देखो इधर, किसी भी पोइम का राइम स्कीम निकालना हो, लास्ट के वर्ड्स को देखो,
लास्ट के वर्ड्स को देखो, लाइन के लास्ट वर्ड को देखो, उसके साउंड को देखो बेटा। क्रो, मी, स्नो, ट्री, हर्ट, मूड, पार्ट और इसके बाद र्यूड। डन। अब इसका साउंड देखो, क्रो ओ, मी ई, फिर स्नो ओ, ई। बेटा पहला साउंड, पहला लेटर ए, जैसे ही साउंड चेंज हुआ लेटर बदल गया बी, और लेटर लेने कहां से? अल्फाबेटिकली, स्टार्टिंग से उठाना है। फिर बेटा देखो ओ आया, उतनी बारी ए, उतनी बारी फिर ई आया, फिर से बी। यहां देखो लेटर चेंज हो गए। अगर आप चाहें तो उनके डिफरेंट पार्ट लेटर का अल्फाबेटिकल लेटर से इनको बुला सकते हैं, लेकिन नहीं। अगर वो आपसे पूछ दे कि इस लाइन का, इस स्टेंजा के अकॉर्डिंग आप बताइए, तो फिर आप इसको भूल जाइए, फिर आप इसको भूल जाइए, सिर्फ यही निकालिए। देखिए हार्ट ए, मूड बी, क्योंकि हार्ट मूड में मूड, यहां देखो पार्ट फिर से, और फिर र्यूड फिर से बी, तो क्या निकला? ए बी, और यहां क्या निकला? ए बी। तो ये आपके क्या हैं? राइम स्कीम। राइम स्कीम को ही पोएटिक डिवाइस भी कहा जाता है। पोएटिक डिवाइस के अंदर राइम स्कीम और फिगर ऑफ स्पीच, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं बेटा, बहुत ध्यान से समझो आगे। तो ये अब आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का देख लीजिए, ये निकल आए हैं, इनको आप ए बी करके दे सकते हैं, इनके आंसर अकॉर्डिंग जो मैंने दिए वो भी। आगे देखो, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर? डस्ट ऑफ स्नो जो है वो क्या दिखाता है? मैंने कहा था कविता के अपने डिफरेंट मतलब होते हैं, तो डस्ट ऑफ स्नो का क्या मतलब है? तो मैंने तुम्हें कहा था जॉय, आनंद और हैप्पीनेस। जैसे ही उस पर गिर रही है कवि के ऊपर, तो वो किस में चेंज हो रहा है? आनंद में और खुशी में। तो द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर होप, आशा। एक तो आशा भी है, ठीक है, वेरी गुड। जॉय, आनंद भी है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें कहां दिख रही हैं? मिडिस्ट ऑफ सॉरो, दुख के बीच में। वो बेचारा दुख से आ रहा था, जैसे ही स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गिरा उसके ऊपर, वैसे ही बेटा उसकी सोच बदल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? बेटा पॉइजनस ट्री विद व्हाइट फ्लावर्स। बताया था ये एक जहरीला पेड़ है जिसमें कि सफेद रंग के क्या आते हैं? पुष्प। अ हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स। क्लियर है बेटा? आगे देखो बेटा या बेटी, देखिए बेटा, हैज गिवन से लेकर रूट तक जो सेकेंड पैरा है, जो सेकेंड स्टेंजा है, उसे समझिए। उसका पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ वाज द पोइट्स मूड? पोइट का मूड कैसा था? तो बेटा पोइट का मूड उस जगह से गुजरने से पहले दुखी था, टेंशनाइज था, ठीक है ना, टेंशन में था। लेकिन जैसे ही वो उस जगह पहुंचा और उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरता है, उसका मूड बदल जाता है। फिर वो क्या होता है? हैप्पी हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो द मूड ऑफ द पोइट वॉज डिस्ट्रेस्ड मूड। डिस्ट्रेस मतलब टेंशनाइज्ड, ठीक है ना, ठीक है बेटा। पहले ऐसा ही था, बाद में चेंज हुआ। व्हाट हैज चेंज द पोइट्स मूड? कवि के मूड को किसने बदल दिया? बेटा डस्ट ऑफ स्नो ने, डस्ट ऑफ स्नो ने बदल दिया, या यू का स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट ने बदल दिया, या यू कहें कि बेटा स्नो फ्लेक्स ने भी बदल दिया। तो ये तीन ऑप्शन आपके पास हैं। तो देखो बेटा, सेकेंड क्वेश्चन, द पोइट्स मूड हैज चेंज आफ्टर क्रो शुक डाउन अ डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री से जैसे ही उसके ऊपर छोटे छोटे कणों की वर्षा होती है बर्फ के, वैसे ही उसका मूड बदल जाता है। थर्ड क्वेश्चन बेटा देखो, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इट? व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इट का मतलब इसका परिणाम क्या मिला, इस चीज का परिणाम क्या था? देखो बेटा, द रिजल्ट वाज दैट पोइट्स होल मूड अंडरवेंट अ चेंज। रिजल्ट ये मिला कि जो कवि था, कवि का पूरा जो मूड था, उसका जो विचार थे, वो पूर्ण रूप से बदल गए थे। क्या हो गए थे? बदल गए थे। कवि के पूर्ण विचार बदल गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, राइम स्कीम नहीं पढ़ाएंगे बेटा, रीजन मैंने पहले ही तुम्हें राइम स्कीम निकालना सिखा दिया, तो बार बार राइम स्कीम निकालना सिखाना टाइम वेस्ट करना हो जाएगा। अब आओ क्वेश्चन एंड आंसर पे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ये गलत है, अब सही है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो भी है वो लिखा हुआ है, उस पर ध्यान मत दीजिए। यहां देखिए, व्हाट डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? कविता जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, इसके माध्यम से कवि क्या कन्वे मैंने बताना चाहता है या दर्शाना चाहता है? तो देखो बेटा, इन द पोएम, इस कविता में जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, द पोइट वांट्स टू कन्वे, कवि यह दर्शाना चाहता है दैट की समटाइम्स, कभी कभी, सर्टेन मोमेंट्स, कुछ ऐसे पल आते हैं निश्चित, कुछ ऐसे दृश्य आते हैं
और एक्शन ऐसी क्रियाएं होती हैं, एक्शन का मतलब क्रिया बेटा, और मोमेंट का मतलब होता है पल या क्षण, और सर्टेन का मतलब बेटा होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। ऐसे निश्चित पल या क्षण आते हैं जो कि विच सीम्स टू बी सिंपल, जो कि बड़े साधारण लगते हैं। आपके जीवन में कभी कभी छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं वो बहुत साधारण सी लगती हैं, लेकिन वो साधारण होती नहीं है। हैव लार्ज सिग्निफिकेंस, उनके बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं? प्रभाव होते हैं। यहां एक मीनिंग आई सिग्निफिकेंस, प्रभाव। आगे कह रहा है दे कैन चेंज द मूड और लाइफ, वे इंसान के विचारों को और जीवन को बदल सकते हैं। ऑफ अ पर्सन द वे अ क्रो शेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो, द पोइट इंस्पायर्स एंड गिव्स हिम द आइडिया। जिस प्रकार से कवि के ऊपर कौए ने कुछ डस्ट ऑफ स्नो या यूं कहें कि स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गिराए, उसका पूरा का पूरा विचार, उसकी सोच बदल गई, उसका मूड सैड से हैप्पी हो गया। आगे क्या हुआ? डिप्रेसिव, टेंशन उसकी दूर हो गई, विचार थॉट दूर हो गए, थॉट्स मैंने विचार। शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट्स बिकम चीयरफुल, वो कैसा हो गया? आनंदित हो गया, चीयरफुल। एंड डू समथिंग यूजफुल, और वो कुछ अब उपयोगी करना चाहता था। मूड उसका क्या हुआ? सैड से हैप्पी हो गया। कब हुआ? जब उसके ऊपर स्नो पार्टिकल्स गिरे। स्नो पार्टिकल्स कब गिरे? जब कौवा वहां से उड़ा या यूं कहें कि बैठा। ठीक है, छोटा सा मोमेंट था, उसका पूरे दिन की जो टेंशन थी वो क्या हुई? दूर हो गई। अगला क्वेश्चन, व्हाट साइड ऑफ नेचर, देखिए बेटा, व्हाट साइड ऑफ नेचर डू क्रो एंड हैमलॉक रिप्रेजेंट। पहले ही कविता में समझा दिया था मैंने आपको कि कौवा और हैमलॉक दोनों ही बेटा निगेटिव चीजें हैं। जो क्रो है वो बर्ड पॉजिटिविटी के यूज में नहीं आता है। कौवा काला होता है, उसकी कठोर आवाज होती है, उसे लोग पसंद नहीं करते। ठीक है, और जो ये आपका हैमलॉक ट्री है, हैमलॉक ट्री क्या दर्शाता है? पॉइजनस दिखाता है, जहरीला पेड़ है। ये जिंदगी की जिंदगी के निगेटिविटीज को दिखाता है, ये शो करता है। तो कवि टेंशनाइज था, टेंशन में था, इसीलिए बेटा उसने एक पक्षी ऐसा चुना जो कि कड़वाहट है जिंदगी की, और एक पेड़ भी ऐसा चुना जिसके माध्यम से वो अपने दर्द को दिखा सके। क्रो इज अ ब्लैक, कौवा जो होता है वो काला होता है, हार्श वॉइस, उसकी आवाज बहुत कठोर होती है। एंड हैमलॉक इज अ पॉइजनस ट्री, और हैमलॉक एक जहरीला पेड़ होता है। कैसा पेड़ होता है? जहरीला पेड़ होता है। बोथ आर नॉट गुड, दोनों ही अच्छे नहीं है प्यारे बच्चों, दोनों ही अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं माने जाते हैं। एंड ब्यूटीफुल, और सुंदर भी नहीं है। दे रिप्रेजेंट, वे दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डार्क, अंधेरे को, या अंधेरा नहीं है, जीवन के अंधेरे को, निगेटिविटीज को। डिप्रेसिव, टेंशन, डिप्रेशन, और शोरोफुल का मतलब होता है दर्द को। एंड बिटर, मैंने कड़वाहट को, बिटर साइड ऑफ नेचर, प्रकृति की कड़वाहट को। ये प्रकृति की निगेटिविटीज को, टेंशन को, दर्द को, पीड़ा को शो करते हैं, दोनों चीजें। आगे देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, व्हाट डज द पोइट यूज सच पोइटिकली अनकॉमन बर्ड एंड ट्री। अभी समझा था, मिलता जुलता क्वेश्चन है। कवि ने इस कविता के अंदर इन बर्ड को, या इस बर्ड को और इस ट्री को क्यों यूज किया? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा, मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने आपको फिर बोला। द पोइट सीम्स टू बी एन डिप्रेसिव, क्योंकि कवि टेंशन में था। किस में था? डिप्रेसिव था, टेंशन में था। एंड और सोरोफुल मूड, और दर्द में था। कवि के अंदर विचार कैसे आ रहे थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, आप बताओ, जब कभी आप दर्द में होते हो, शोक में होते हो, कोई आप हो, क्या दुनिया का हर व्यक्ति कभी ना कभी तो जाता ही है, इमोशन से भर जाता है। उस कंडीशन में आप कौन से गाने सुनना पसंद करोगे? आप वही गाने सुनोगे ना जिसमें उन चीजों का एहसास हो। कोई मान लीजिए किसी की डेथ हो गई हो और किसी का बहुत नियरेस्ट किन किन हो, उस कंडीशन में कोई बहुत, मान लीजिए किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई हो, क्या उस कंडीशन में वो नाचने वाले गाने सुनेगा? नहीं सुनेगा बेटा। तो इसीलिए, क्योंकि कवि दर्द में है, तो इसलिए वो किसको देखना चाह रहा है? वो दुनिया की ऐसी चीजों को एज्यूम कर रहा है जो दर्द वाली ही हो। तो इसीलिए इन सच अ मूड, ऐसे विचारों में, वन कैन नॉट थिंक ऑफ स्वीट, कोई भी जिंदगी की मिठास को या सुंदर चीजों को नहीं समझता, नहीं देखता प्रकृति की। द हार्श, बिटर एंड पॉइजनस इमेजेस, उसके दिमाग में हमेशा कठोर, खराब या जहरीली चीजें ही आती हैं, कम टू हिज माइंड, उसके विचारों में आती हैं। सो इसीलिए ही यूजेस एन अनकॉमन, इसीलिए उसने असाधारण ऐसी चीजों को लिया जो जनरल सामान्य नहीं थी। हार्श
हार्श का मतलब कठोर, जिनको कोई पसंद ना करता हो, ऐसा अगली भद्दा कौवा उसने चूज किया, एंड पॉइजनस ट्री, और एक जहरीला पेड़ यूज किया, लाइक हेमलॉक। हेमलॉक की तरह और भी पेड़ हो सकते थे। लास्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 4 नंबर, समझिए। और एक चीज और, इसे पढ़िए, एक बारी फिर से रिवाइज करिए। ये सारे क्वेश्चन ऑफलाइन बैचेस में क्लास में रहे थे और ऑनलाइन में चल रहे हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और जो बच्चे ऑफलाइन थे वो बच्चे तो ऑफलाइन उनके ऑलरेडी कॉपी बुक में लिखे हुए सारे क्वेश्चन लिखवाए गए थे, वहां से भी याद किया गया होगा, क्लास में टेस्ट भी हुआ था, इसके अलावा यहां से भी वो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी मेहनत बहुत अच्छी होनी चाहिए और एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए। क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन पोइट, ऑन द पोइट, कवि के ऊपर जब स्नो फ्लेक्स गिरे, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गिरी, या यूं कहें कि उसके ऊपर जब डस्ट ऑफ स्नो गिरती है तो उसके विचार कैसे बदल जाते हैं। तो देखो बेटा, इन दिस पोएम, इस कविता में, ये आंसर वैसे हो चुका है, इसको फिर से समझिएगा एक बारी। इन दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, द पोइट वांट्स टू कन्वे, कवि ये कहना चाहता है, दर्शाना चाहता है, दैट समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स और एक्शन विच सीम्स टू बी सिंपल, कभी कभी कुछ ऐसे पल क्षण आते हैं जो कि बड़े साधारण से लगते हैं, उनके बहुत बड़े, लार्जर मैंने बहुत बड़े सिग्निफिकेंस का मतलब प्रभाव होते हैं। अभी जस्ट समझाया था, फिर से समझ लीजिए। दे कैन चेंज द मूड, वे किसी इंसान के विचार को और जीवन को बदल सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? कभी कभी, अच्छा, एक इंसान कैसे बदल जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम जी के और भी भाई थे, ठीक है, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ही उन भाइयों में सबसे अलग क्यों हो रहे हैं? कभी ये चीज सोचा करिए आप, ठीक है ना, क्यों अलग हो रहे हैं? क्योंकि उनके मन में विचार आ रहे हैं, वो विचारों को जन्म दे रहे हैं, और इंसान को विचार ही बदल देते हैं। नॉर्मल व्यक्ति नहीं बदल सकता है जब तक वो अंदर अपने गहन चिंतन ना करे, ठीक है ना, सेल्फ रियलाइजेशन ना करे। जब सेल्फ रियलाइजेशन करता है तब उसको अपनी कमियों का एहसास होता है और वो बदलना शुरू कर देता है। बेटा आगे देखो बेटा, they can change the mood or life of person the way a crow shakes down dust of snow on the poet inspires and give him the idea to shake off the distress। जिस प्रकार से बेटा, जिस प्रकार से कौए ने स्नो फ्लेक्स गिराकर कवि को बदल दिया, कवि की सोच को बदल दिया, दर्द से खुशी में ले गया वो उस सोच से, फिर क्या हुआ, उसी प्रकार से ये लाइंस कहती हैं कि उसी प्रकार से अगर व्यक्ति अपने अंदर अपने आप को सुधार कर, अपने अंदर सुधार कर ले, तो वो भी बेटा अपने अंदर के डिप्रेसिव थॉट्स को, विचारों को हटा सकता है, बिकम चीयरफुल, आनंदित हो सकता है, एंड डू समथिंग यूजफुल, और कोई ऐसी चीज उपयोगी कर सकता है जो महान हो। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अगर है तो, वैसे मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, नहीं है तो आज के लिए इतना ही। बहुत ध्यान से लगे रहिए, पढ़ाई करिए, बहुत अच्छा कोशिश करिए कि वो आप गेन करें, इसके लिए स्ट्रगल हार्ड रखिए। कोई चीज समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।